बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप दिखेगा इसको आगे क्योंकि खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और दुनिया में क्या हो रहा है एक कोशिश कर रहा हूं कि 20 मिनट में आपको एक कैप्सूल में आपको मैं बता दूं। पहले बताता हूं आपको राजनाथ सिंह जी क्या बोले। देश के रक्षा मंत्री मोरक्को में थे कल और वहां उन्होंने भारत पर अगर फिर कभी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत हुई तो फिर उसे पहले से ज्यादा बड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस पर काफी डिटेल में उन्होंने बात की। राजनाथ सिंह अफ्रीकन देश मोरक्को के दौरे पर हैं और मोरक्को की राजधानी रबात में राजनाथ सिंह ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी होगा, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो यहां तो रक्षा मंत्री से ही पूछ लिया सीधे। तो उन्होंने कहा कि अब ये पार्ट 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 होगा, ये तो निर्भर करता है पाकिस्तान पर। सीधी सीधी बात, अगर पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला किया तो पार्ट 2 भी होगा और पार्ट 3 भी हो सकता है। फिर पाकिस्तान के आतंकी खुद ही अपनी बर्बादी की दास्तान पूरी दुनिया को रो रो कर सुनाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। पाकिस्तान का आतंकवादी कह रहा था ना, अभी आपने जिक्र किया था वो कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर का परिवार रेजा हो गया, तो वो कह रहे थे फिर ये खुद रो रो के आपको बताएंगे। लेकिन ये निर्भर करता है पाकिस्तान के रवैये के ऊपर। तो देश के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ही हुआ है, ऑपरेशन जारी है। अगर कोई हरकत हुमाकत हुई तो फिर इससे भी भीषण जवाब मिलेगा। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए और उनकी दुर्गत हुई, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, न तो आप लोग उछलने लगेंगे। यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए, राजनाथ जी ने बहुत गंभीर बातें लेकिन बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ कह दी हैं। पढ़ने वाला वहाँ पढ़ रहा होगा, सारी बॉडी लैंग्वेज उनकी और उनके एक एक शब्द को तोला जा रहा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत के नेता पाकिस्तान जैसे हल्के नेता नहीं है। ये बात जो सरकार में बैठे लोग बात करते हैं तो इनकी बात में कोई गंभीरता होती है। उन्होंने क्या कहा सर? उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त चुन सकते हो, पड़ोसी नहीं। हम भी इस बात को मानते हैं और इसीलिए हम अब पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि सीधा हो जाए, लेकिन फिर 2-3 बार क्लियर कर दिया कि उसी के व्यवहार पर निर्भर करता है हमारा रवैया क्या होगा। निश्चित रूप से हम तो रिस्पॉन्ड करते हैं। भारत की तो नीति शुरू से रही, आज से नहीं, आदिकाल से, कि हमने कभी किसी दूसरे टेरिटरी में हमला किया ही नहीं। उनकी एक इंच जमीन भी दूसरों को नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था, अब अलग हो गया, अलग बात है। तब भी 1947 में भी पाकिस्तान ने ही हमला किया था। उसके बाद 65 में उन्होंने हमला किया, 71 में भी हमला किया, कारगिल पे भी उन्होंने ही किया। तो शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होती है, उसका समापन भारत की तरफ से। अब आप पाकिस्तान के नेताओं की बातें तो छपती रहती हैं, आप भी पढ़ते रहते होंगे। क्या एटीट्यूड लग रहा है आपको जब ऑपरेशन सिंदूर को अब हो गए 4 महीने हो गए ना? 4 हाँ जी। नहीं, उनका एटीट्यूड तो दूसरे थे, वो अपना नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में उनके अगर भाषण सुने, उनके यूट्यूब पे आप उनके सुने तो लगता है वो बहुत कामयाब हो गए। अब जैसे अभी हम लोग पिछले उसमें से डिस्कस कर रहे थे कि वो
6 जहाज को लेकर के उन्होंने दावा कर दिया उन्होंने। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ वो हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहता नहीं, हमसे रिश्ते, वो तो अभी ताजा बयान किसका आया, शायद शहबाज शरीफ का आया है उनके किसी कि कश्मीर पर के बिना बात नहीं करेंगे। भारत का सीधा स्टैंड है, लंदन में बोला है, भारत का स्टैंड है कि भैया आतंकवाद खत्म करो तब बाकी बातें होंगी। तो सीधी सी बात है, तो कहां बात हो सकती है? कश्मीर पर आप क्या बात करोगे? कश्मीर पे तो एक ही बात है जो भारत का स्टैंड है कि जो हिस्सा तुम्हारे कब्जे में वो हमें दो। मैंने तो अभी क्रिकेट के बहाने कुछ उनके वहां पर डिस्कशन सुने, तो उसमें कोई उनका एनालिस्ट या पत्रकार कह रहा था कि वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। मतलब भारत के लिए कह रहा था कि भारत तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो मतलब वो भी वहां पर माहौल बना रहा था कि मैच क्यों खेल रहे हो। तो बिल्कुल जैसे हम लोग बना रहे थे कि क्या जरूरत मैच खेलने की। वो भी कह रहा है जो भाई जब वो तुमसे बात नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं रखता, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर चले गए, हमारे प्रधानमंत्रियों ने ऐसा मैच खेलो जो हारना निश्चित है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्रियों ने हर कोशिश करके देख ली, अटल जी ने करके देख ली, मनमोहन सिंह ने करके देख ली, मोदी जी ने करके देख ली कि किस तरह से भाई आप अच्छे रिश्ते बनाओ। लेकिन जब वो अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर हमेशा हर बार जो है एक नया हमला मिलता है। सही बात। अच्छा, इन्होंने एक दो बातें और बता देता हूं। फिर उन्होंने कहा कि वो आए थे तो उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हमने उनका कर्म देखकर मारा, धर्म देखकर नहीं मारा। फिर इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो पीओके के बारे में सवाल हुआ, तो ये पहले भी कह चुके हैं वो कि पीओके खुद आएगा और पीओके खुद कहेगा कि मैं हिंदुस्तान हूं। इसके हमारे यहाँ पर बहुत बात हुई है इस पर, पीओके पर सरकार क्या सोच रही है। एक बात जो इन्होंने कही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इन्होंने कहा पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव से मिला, राजनाथ जी ने बताया, और मैंने उनसे ये पूछा कि अगर सरकार कोई ऑपरेशन करने का फैसला करती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपको जान के खुशी होगी, 1 सेकंड की देर किए बिना सबका जवाब था, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये तैयारी उन्होंने फिर ऑब्वियसली श्रेय जो है अपने काम को और सरकार को दिया कि हमारी रेडीनेस जो है वो उस लेवल की थी कि 1 सेकंड में हमारी सेना ने कहा कि आप पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा पाकिस्तान का, आप निश्चिंत रहिए। त्रिपाठी जी, देखिए, भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान को लेकर ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसका उदाहरण हमने अलग अलग समय पर देखा है। इधर तो हमने ये देखा कि हमारी तैयारी रहती है, लेकिन जब हमें कोई जवाब देना होता है तो हम समय तय करके इत्मीनान से बढ़िया वाला जवाब देते हैं। जिसमें पहली बार भी आपको याद होगा जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब क्या हुआ था, और जब अभी जो हुआ तब दुनिया ने देखा। अब तो खैर दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं वहां के आतंकवादी, लेकिन मूल मसला दूसरा है। और मुझे लगता है कि चोरी छिपे सही या किसी भी तरह से, हम लोग भी तो पाकिस्तानियों को देखते ही हैं। पाकिस्तानियों से जो पहले बात हो जाया करती थी तो उसमें भी लगता था कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं चाहता है। भाई कब तक झेलोगे इन जाहिलों को, पाकिस्तान के लोगों, कब तक झेलोगे? ये हर दूसरे चौथे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसके बाद कटोरा लेकर किसी एक दिशा में निकल पड़ते हैं। अभी शहबाज शरीफ लंदन में ये भी तो बोला कि हमने 4 जंगें लड़ी हैं, अरबों रुपए हमारे खर्च हुए, इनसे हम अस्पताल बना सकते थे। यही मूल बात है। जब इमरान खान भी आए थे तो उन्होंने कहा कि आइए लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे, तमिलनाडु या वहीं दक्षिण में ही थे। उन्होंने वहां से कहा कि आओ लड़ते हैं ना, लड़ाई लड़ते हैं गरीबी से, भुखमरी से, जितने तरह की मुश्किलें, और हम आपकी मदद करेंगे। कमाल की बात यह कि ये भाषण तक तो रहा, उसके बाद इमरान खान कहां है? जेल में है। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालकर हम यहां पहुंच गए, और हमारी सेना सीमा पर, सीमा के भीतर सेना के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे जो आर्म्स एम्युनिशन है, हमारे जो जेट्स हैं, वो सब दुरुस्त हो गए। वो कृपा पर टिका हुआ जाहिल मुल्क रह गया। फिर से सोचिए आप लोग, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को अब तय करना है कि इन जाहिलों को कब तक झेलेंगे। अच्छा, हमने मदद भी की है। जब भूकंप आया तो पाकिस्तान, कश्मीर की बाढ़ में भी की थी सर, कश्मीर की बाढ़ में भी की, भूकंप में भी की, और कोविड में भी की। लेकिन ये मुल्क कैसा है समीर जी, ये खबर आपने भी देखी होगी, कल से पूरी वायरल है ये खबर, कि ऐसा देश जो कुछ भी कर सकता है, अपने ही लोगों को मार सकता है। हर बार पाकिस्तान की सेना की कोई ऐसी करतूत आती, हमारा यहां खून खौलता। सोचिए पाकिस्तान के लोग कैसे इसको झेलते होंगे। पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क में एयर स्ट्राइक कर दी, अपने ही देश के लोगों के ऊपर बम बरसा दिए। खैबर पख्तूनख्वा जो इनका केपी प्रोविंस है, ये भी खबरें आजकल आ रही हैं कि ये सारे आतंकवादी भाग करके पंजाब से और पीओके से वहां जा रहे हैं। उनको लगता है ये थोड़ा दूर है बॉर्डर से, तो भारत की सेना यहां कार्रवाई नहीं करेगी। एनीवे, ये 7 वक्त मैंने बता दिया आपको खबर। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हवाई एयरफोर्स ने हमला करके 30 लोगों को मार डाला, छोटे छोटे बच्चे। ये एक मैत्रेदारा गांव है,
यहां पर ये हमला किया, कहने को ये टीटीपी पर हमला था, तालिबान के ऊपर हमला तहरीक था, तालिबान पाकिस्तान। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, और कुछ तो ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखा सकते नहीं, लेकिन वो सब जगह अवेलेबल है। छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गई, घरों में सो रहे लोग मारे गए। रविवार और सोमवार की रात को बीच में करीब 2 बजे पाकिस्तान की वायुसेना ने, ये तिराह घाटी है, वहां पर एक गांव में 8 LS-6 बॉम्ब्स गिराए, और इसके लिए इस्तेमाल किसका किया? JF-17 चाइना के लड़ाकू विमानों का, और 5 घरों को इन्होंने निशाना बनाया, और इसमें ये 30 लोग जो हैं मारे गए हैं। हमने इस दौरान बहुत सारे इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात की, तो ये कॉमन बात थी, वो कहते थे कि मूल अंतर, अगर सबसे बुनियादी अंतर जानना है भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना में, वो ये कि भारत ने कभी अपने नागरिकों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, सौरभ, इसमें और ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। नागरिकों में नहीं, पाकिस्तान के नागरिकों में भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। नक्सलवादियों को दमन के लिए बराबर ये मांग उठती थी कि हवाई हमला किया जाए, ताकि बस्तर के घने जंगलों में जिस तरह से हेलीकॉप्टर गनशिप्स की मांग थी, बहुत शुरू से ही, लेकिन कभी भारत की किसी भी सरकार ने, कोई सरकार रही हो केंद्र में, और आज तक सेना का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो आज नक्सलवाद का सफाया हो रहा है तो CRPF कर रही है, या हम वहाँ लोकल स्टेट पुलिस कर रही है, हमने सेना का इस्तेमाल। वो भी हम उनसे लड़ रहे हैं जिन्होंने बंदूक उठाई भारत सरकार हाँ। के खिलाफ, उनसे लड़ रहे हैं ना, ये तो गांव वालों को मारा। देखिए, अब ये बता रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो किस मानसिकता का आदमी है। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, भारत को कहना कि भाई मर्सिडीज और बजरी से भरा ट्रक का टक्कर होगी, और वह अपने ही नागरिकों पर बम बरसा रहा है। भाई आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है, बम बन रहा है, वहाँ किसी तरीके से एंटी पाकिस्तान गतिविधि हो रही है, तो आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते। सेना भेजते नहीं ना मैं सर। खबर पढ़ रहा था पाकिस्तान के, इसमें साइट पे खबर आ रही थी कि कुछ सेना के अधिकारियों ने कहा कि भाई वहाँ पहले अलर्ट करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ कुछ बच्चे भी है, तो टॉप नेतृत्व तैयार नहीं हुआ, उन्होंने कहा आपको बम बरसाना है वहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ मर गए, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 70 से ज़्यादा लोग तो अस्पताल में भर्ती है, 10 से 12 बच्चे लोगों के हाथ उड़ गए, जो अस्पताल में भर्ती है उनके हाथ चले। तो यहाँ पर नहीं, आप मानवाधिकार वाले जो हैं दुनिया भर में, यहाँ ये नहीं दिखाई देता उनको? वही पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि किस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। जो राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये दूसरी बार होगा कि तीसरी बार होगा, तो मुझे लगा कि भारत की जो मैं तैयारी कह रहा हूं सर, जो गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन की आलोचना दुनिया भर में हो रही है कि अब भाई बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला गया है, वो हम लोग भी ये बात कह रहे हैं, इसके लिए क्यों नहीं बोलती दुनिया? निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और पाकिस्तान को कम से कम पाकिस्तान की आवाम को भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए ना, कि अगर इस तरीके से अगर पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को मारेगी तो अगर ये कहीं भी करेगी, इनके अपने रिवोल्ट तो अंदर से आना चाहिए पाकिस्तान पार्टी ने विरोध किया है, हाँ इमरान की नहीं सर, पार्टी इनके जो अपने वो ह्यूमन राइट्स होगा, वो कमीशन वगैरह है, उसने एक सवाल किया कि सेना बताए आपने ऑपरेशन, पाकिस्तान की आम ने तो सेना से सड़कों पे पूछ उतरे। रहे हैं लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग पूछ रहे हैं, सेना बताए कैसे हो गया ये। खैर, अब इसका जवाब देखिए वो क्या देते हैं। मैं आपकी फिलिस्तीन की बात कर रहा था, तो उसका आपको एक अपडेट दे देता हूं। दुनिया भर के देश इस दबाव में हैं कि फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे दी जाए। ये शुरुआत फ्रांस ने की थी एक्चुअली। अच्छा, फ्रांस की सरकार की पोजीशनिंग जो है वो कभी लेफ्ट हो जाती है, कभी राइट हो जाती है, वो दोनों तरफ खेलते हैं, तो उन्होंने तो कर दिया। अब वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी तरीके से साथ हैं फिलिस्तीन के। इटली में जो सरकार है, क्या जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल राइट विंग सरकार है, कट्टर राइट विंग सरकार है, वो कट्टर राइट विंग नेता है मेलोनी। उनके ऊपर ये बड़ा दबाव पड़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की मीटिंग बुलाई और फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले देशों की संख्या 155 तक पहुंच गई, तो इसमें इटली भी हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते हुए इटली ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। यह इंपॉर्टेंट है आपको बताना। कल रात दरअसल फ्रांस ने एक समिट बुलाया यूएनजीए में, जनरल असेंबली में, उस जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले, और वहां पर बहुत सारे और देश आ गए जिन्होंने मान लिया स्वतंत्र देश, अपने संप्रभु देश फिलिस्तीन को। तो वहां जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक में इजराइल में जिनके पास सत्ता है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनको आना था कल के इस समिट में न्यूयॉर्क। उसको वीजा नहीं दिया अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि ये जितने देश मान्यता दे रहे हैं, ये ट्रंप का बयान है कि जितने देश ये फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, ये रिवॉर्ड कर रहे हैं हमास को, ये हमास को पुरस्कृत करने जैसा है। अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इस फैसले के खिलाफ कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे मान्यता, रोम से लेकर मिलान तक जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। पूरे में हिंसक झड़प हो रही है। इसके बाद इटली के कई शहरों में बेहद तनाव इस वक्त चल रहा है।
पुलिस से इन लोगों की भिड़ंत हो रही है। तो ये इस वक्त फिलिस्तीन को लेकर के माहौल दुनिया भर में बना हुआ है। इटली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये फिलिस्तीन के मुद्दे पर कि फिलिस्तीन को मान्यता दीजिए, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हैं नेतन्याहू और ट्रंप के साथ। तो क्या ये दुनिया भर की राइट विंग सरकारें क्या दबाव में है और क्या ये नेतन्याहू की करनी है? नहीं, ये सिर्फ इसमें राइट विंग जैसा कहना भी कोई बहुत ठीक नहीं होगा। सवाल ये है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना या नहीं देना है, ये कोई देश अपनी सोवरेन पॉलिसी के आधार पर तय करेगा या इस तरह के दंगे, इस तरह की आगजनी, इस तरह की हिंसा के आधार पर तय करेगा। और अगर फिलिस्तीन के समर्थक सब हिंसा ही कर रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। फिर हमने तो बहुत पहले फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन से हमास ने और हमास के साथ जो दूसरे अगल बगल के जो देश रहे, मुस्लिम देश रहे, उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी हमलों को समर्थन दिया है वो तो खतरनाक है। उस पर ये बात क्यों नहीं हो रही? और आज जो लोग जितने भी देश समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रिटेन ने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, वो ठीक बात है, लेकिन क्या किसी भी देश को अपनी पॉलिसी तय करने का अधिकार अपने देश के नागरिक के आधार पर है या दूसरे देश के लोग उसके समर्थक क्या कर रहे हैं उसके आधार पर? फिर तो हम कहेंगे कि रोहिंग्या आए थे हैदराबाद में, मुर्शिदाबाद में और देश के और कई हिस्सों में, उनके समर्थन में रैलियां निकल पड़ी थी। दिल्ली में तो दंगे तक हुए थे। उन दंगों में कई बार कहा जाता है कि जो घुसपैठी हैं वो शामिल हैं। बड़ी खतरनाक चीजें हैं। सवाल ये है कि क्या जो लेफ्ट विंग है, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस्लाम और लेफ्ट एक साथ नहीं रहता है, क्या रेडिकल इस्लाम और लेफ्टिस्ट फोर्सेज वो नेशनलिस्ट फोर्सेज के ऊपर वायलेंस का सहारा लेकर दबाव बना रही? ये बात होनी चाहिए और ये खतरनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो भारत को सतर्क और सचेत ज्यादा रहने की जरूरत है। भारत में किस बात का प्रोटेस्ट करेंगे? भारत तो खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। नहीं, एक मसला नहीं होता है ना। ये तो अगर आप ये मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करा देंगे, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन वॉशिंगटन सईदा हमीद में बोल दिया था ना अभी, असम में जाकर सईदा हमीद ने। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर की है सर, उसकी बड़ी इंप्लीकेशंस है। वैसे तो आप ऊपर ऊपर से देखिएगा तो ट्रंप खड़े हैं इजराइल के साथ। ये फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप कुछ होता है ना, फुल मेंबर बनाने का दबाव है। भाई दुनिया भर मान्यता देते अलग बात है, यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबर जब तक आप नहीं है तो देश नहीं है, तो आप देश नहीं है। तो उसको वीटो किया हुआ है अमेरिका ने, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल से पास होना है। वहां अमेरिका वीटो करता है कि हम नहीं मान्यता, इसको फुल मेंबर नहीं मान सकते। ये सब इजराइल के कहने पर, और इजराइल के वो नेतन्याहू ने तो कल ही कहा है कुछ भी हो जाए हम देश बनने ही नहीं देंगे अलग। खबर वॉशिंगटन पोस्ट की जो मैं आपको बताता ये थी कि जब नेतन्याहू ने कतर पर हमला किया तो मैं उसके हवाले से कह रहा हूं, खबर के हवाले से, उसमें ये था कि ट्रंप चिल्ला पड़े एंड ही यूज्ड द एफ वर्ड for that he is effing me up type for Netanyahu. yes कि मुझे बिना बताए ये क्या कर रहा है। तो वो झल्लाए हुए हैं नेतन्याहू से कि अब ये अलग एक्सट्रीम पर चला गया। और इसमें एक थ्योरी और चल रही है कि ये जो हमने भी कल चर्चा की थी ना, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट हुआ, उसमें उसने कहा कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी देंगे सऊदी अरब को। ये सब ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है और ये भी नेतन्याहू को एक इशारा है बिल्कुल कि भाई तेरे को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूं, चेक कर सकते हैं, चेक एंड मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर कवर भी दे रहा हूं। देखिए, कतर पर हमला जो है, नेतन्याहू की रणनीतिक गलती ये है कि कतर और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मतलब घनिष्ठ रिश्ते हैं, और कतर अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री की तरह वो मानता है। इसलिए दोहा में सारी बैठकें होती हैं, तालिबान से बात होनी है तो दोहा में होगी, हमास और इजराइल के बीच में अगर कोई समझौते की बात चल रही वो भी दोहा में होगी। तो इसलिए, लेकिन इजराइल ने उसी पे हमला कर दिया, जैसे कोई स्विट्जरलैंड पे हमला कर दे, तो उस तरह की स्थिति थी। और इसीलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था, क्योंकि ये हमला इजराइल ने जो किया वो अमेरिका की बिना जानकारी के किया। ईरान पे किया था, अमेरिका की जानकारी में था, इसीलिए इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आया, B-2 बॉम्बर्स भेजे उन्होंने, वरना तो इजराइल को ईरान ने काफ़ी चोट पहुंचाई थी। अगर अमेरिका नहीं आता B-2 बॉम्बर लेके तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ जाता वो हमला। तो इसलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था। ये इटली में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इटली का आप अगर देखिए, खाली मुसलमान नहीं है वहाँ पर, इटली के स्थानीय लोग भी हैं, वो लेफ्ट विंग के लोग होंगे, लिबरल्स होंगे, लेकिन वो लोग भी हैं। क्योंकि यूरोप में एक दबाव बन रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी, जर्मनी ने दे दी, फ्रांस ने दी, इटली, इंग्लैंड ने दे दी, यूरोपियन 186 देश हो गए शायद 193 में से। तो अब इतने देश अगर हो गए तो इसलिए इटली की जनता के अंदर एक दीजिए भाई,
अब मेलोनी चूंकि राइट विंग है, कट्टरवादी हैं, उनका अपना एक वो है कि भाई तो वो अड़ी हुई हैं। तो ये तो इटली की सरकार को तय करना है कि वो अपनी जनता के मांग के आगे क्या करती है। ठीक है। और हिंसा की जहां तक बात है, पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बाद में पुलिस ने किया, उसके बाद तो हमेशा अराजकता होती है।